डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पतिदेव, मैं हमारे बच्चे के लिए आपकी चिंताओं को समझती हूँ। पहले मुझे छड़ी दीजिए। अधेड़ उम्र की महिला आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पहले के अभिमानी लहजे से विनम्रता में बदल गई थी। राजन ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरा और उसकी आवाज एक बार फिर तीखी हो गई। क्या तुम अब भी अपने इस बागी बेटे के लिए पैरवी करना चाहती हो? लेकिन महिला ने झट से अपना सिर हिलाया। नहीं पतिदेव, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आज नहीं। राजन ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर अंत में उसे छड़ी सौंप दी ताकि वह देख सके कि आज वह उसके बेटे को बचाने के लिए क्या करने की योजना बना रही है। वो इसी बीच आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ वह शरारती लड़का तुरंत आशा भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। माँ, तुम सबसे अच्छी माँ हो। सिर्फ तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने उसका दिल जीतने की हर संभव कोशिश की, यह मानते हुए कि हमेशा की तरह वह उसे बचाने के लिए ही आई है। लेकिन इससे पहले कि वह लंबे समय तक खुश रह सके, और इससे पहले कि एल्विश और अचंभित दर्शक कोई प्रतिक्रिया दे पाते, महिला ने छड़ी को ऊपर उठाया और एक बार फिर अपने बेटे के नितंबों पर जोर से पटक दिया। ये प्रहार राजन के क्रूर पहले प्रहार से भी कहीं अधिक भयावह था। बच्चे की आंखें तुरंत अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या 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 उसने यह नहीं कहा था कि वह हमेशा मेरी रक्षा करेगी? ये क्या हो रहा है? ये मुझे भी क्यों मार रही है? उसके विचारों के बीच ही दूसरा प्रहार होते ही उसकी त्वचा पर एक बार फिर तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे वह एक बार फिर कर्कश चीखने पर मजबूर हो गया। वाह, आज उसके लिए वाकई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर उसे पता होता कि आज ऐसा होगा तो वह आज शरारत नहीं करता। आज उनके लिए जो पीड़ा थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पहले तो उसके पिता ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, और अब उसकी अपनी ही मां ने उसे धोखा दिया है और एक बार फिर उसे कोड़े मारे जा रहे हैं। आज का दिन सचमुच उसके निर्दोष जीवन का सबसे क्रूर दिन था। उसे पहले से ही पछतावा हो रहा है कि उसने आज बाहर आने से पहले पंचांग क्यों नहीं देखा। कम से कम मैं मानसिक रूप से पहले से तैयार हो जाती। हा हा हा, आह क्या बढ़िया शो है देखने को। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। टीवी शो में भी अब इसे इस तरह नहीं दिखाया जाता था। मैंने सोचा था कि यह अधेड़ उम्र की महिला अपने पति की बाहों से छड़ी लेते हुए उस शरारती बच्चे की रक्षा करेगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसे पीटेगी। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित घटना है। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वह अपने पति द्वारा तलाक दिए जाने से स्पष्ट रूप से भयभीत है। और अब उसे अपने पति को खुश करने के लिए बच्चे को पीटने के लिए उसके इशारों पर चलना पड़ रहा है। कितनी धूर्त औरत है। अरे, उस बदमाश को पिटते हुए देखना छोड़ो। कारण चाहे जो भी हो, इसे देखना वाकई मजेदार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पास से गुजर रहे लोग जो ये दृश्य देख रहे थे, वे सब हंसने और मजाक करने लगे, और यहाँ तक कि एल्विश भी इसे देखकर मनोरंजन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया, और उसने बड़े चाव से इस नाटक का आनंद लिया। अगर उसे यह महसूस नहीं होता कि यह गलत हो सकता है, तो वह शो देखने के लिए पॉपकॉर्न खरीद लेता। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि देखने के लिए इतना अच्छा शो हो। इस सब के बीच एक तरफ खड़ा राजन उसमें आए अचानक बदलाव को देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी पत्नी को क्या हो गया है। पहले वह उसे बच्चे पर हाथ उठाने नहीं देती थी, चाहे बच्चा कितना भी बुरा बर्ताव करे, कितनी ही चीजें तोड़ दे। वह हमेशा लड़के की मांगों के आगे झुक जाती थी, और यही एकमात्र कारण था जिसने उस शरारती बच्चे को समय के साथ और अधिक कानून भ्रष्ट और बिगड़ैल बना दिया था। लेकिन अब अचानक ही उसने अपने बेटे के प्रति अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया था, जो कई मायनों में उसे अजीब लगा। क्या वह वाकई तलाक से इतनी डरी हुई थी? टकराना, टकराना, टकराना। अधेड़ उम्र की महिला लगातार छड़ी को आगे पीछे घुमाती रही और लड़के को बार बार मारती रही, हर वार पिछले वार से अधिक भारी और राजन के खुद के वारों से कहीं अधिक निर्दयी था। वो माँ, कृपया कृपया माँ, मुझे अब और मत मारो। मुझे पता है मैंने गलती की, मैंने सचमुच गलती की। मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी किसी की कार पर खरोंच नहीं लगाऊंगा। मैं खुद को बदलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में बदलूंगा। शरारती बच्चा रोने लगा और जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस बार माता पिता दोनों की बेरहमी से पिटाई ने उसे सचमुच डरा दिया था। अपने पति से बात करते समय अधेड़ उम्र की महिला की आवाज स्थिर थी। आप ठीक कह रहे हैं।
इस शरारती बच्चे को जल्द से जल्द अनुशासित करना आवश्यक है, अन्यथा जब वह बड़ा होकर समाज में प्रवेश करेगा तो वह केवल परेशानी पैदा करेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उन्हें बिगाड़ नहीं सकते, हमें उन्हें पीटना चाहिए और उनमें कुछ समझदारी पैदा करनी चाहिए। उसने वाकई में इसका हल निकाल लिया था। नहीं, ये बात नहीं है कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण इस तरह करने में गलत है, बल्कि जब उसने तलाक के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि अकेले जीवन जीना कितना मुश्किल होगा। और इसलिए अपने भविष्य की खातिर उसके पास खुद कष्ट सहने की बजाय बच्चे को कष्ट सहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माँ, मुझसे गलती हुई थी, पिताजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर मुझे जाना पड़े तो मैं घुटने टेक दूंगा। पिटाई के कारण लड़के की पीठ बुरी तरह सूज गई थी, उसकी चीखें कर्कश होकर चिल्लाहट में बदल गई थी, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था क्योंकि वह बार बार हार स्वीकार कर रहा था। आज वह सचमुच बहुत डरा हुआ है। पहले वह अपने माता पिता के संरक्षण पर निर्भर रहता था और बिना किसी रोक टोक के जो चाहे कर सकता था। लेकिन अब सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया क्योंकि जब उसने पलटकर जवाब दिया तो उसके पिता ने उसे पीटना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि उसकी माँ, जिसने हमेशा उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, वही उसके साथ ऐसा कर रही थी। इस रफ्तार से चलते हुए उसे लगा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो अगर उसने जल्द ही अपने तौर तरीके नहीं बदले तो शायद वह आज जीवित भी न रह पाए। इसलिए उसने वही करना शुरू किया जो वह आज कर सकता है, दया की। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ये देखकर कि मामला अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका है, एल्विश ने हल्के स्वर में बात की क्योंकि उसकी नज़र में उस शरारती बच्चे को पहले ही वह सबक मिल चुका था जिसका वह हकदार था, और अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाता तो इसे वह केवल तुच्छ ही प्रतीत होता। ठीक है, श्रीमान कार्टर, राजन ने कड़वे चेहरे से कहा, मुझे अपने नालायक बेटे के कारण आपको हुई शर्मिंदगी के लिए माफी मांगनी होगी। मैं और मेरी पत्नी की ओर से आपको हुई असुविधा के लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। मुझे आपका इतना कीमती समय बर्बाद करने का बहुत अफसोस है। एल्विश ने हल्की सी मुस्कान दी और शांत भाव से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मामला अब खत्म हो गया है। ठंडी निगाहों से पीछे मुड़ते हुए राजन अपने बेटे पर चिल्लाया, अरे नालायक बच्चे, मिस्टर कार्टर से माफी क्यों नहीं मांग लेते। अपनी सूजी हुई पीठ को ढांकते हुए और बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए लड़के ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी कार पर खरोंच नहीं लगानी चाहिए थी। मैं अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। उसके दिल में अफसोस भर गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि आज ही के दिन उसका सामना ऐसे भयावह व्यक्ति से होगा, और इस क्षण से वह जान गया था कि उसके लिए लापरवाह शरारतों के दिन पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। था बच्चे के साथ हुई घटना का निपटारा हो जाने के बाद एल्विश ने शांति से बेंटले कार को वापस टेक पार्क में ले जाकर अपना काम फिर से शुरू कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अंदर बैठे बैठे ही उन्होंने फोन उठाया और खरोंच लगे पेंट की शिकायत करने के लिए बेंटले की आफ्टर सेल्स सर्विस हॉटलाइन पर कॉल किया। बेंटले की प्रतिक्रिया त्वरित थी। 1 घंटे के भीतर एक सुव्यवस्थित पोशाक पहने, सक्षम और पेशेवर रवैया दर्शाने वाला एक बिक्री पश्चात प्रतिनिधि कंपनी के नेविगेशन सिस्टम का अनुसरण करते हुए टेक पार्क के सुरक्षा बूथ पर पहुंचा, जहां एल्विश तैनात था। सर, आपकी कार के पेंटवर्क की मरम्मत के लिए पंजीकरण हो चुका है। क्योंकि बेंटले में आयातित पेंट का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, लगभग 2 सप्ताह, कर्मचारी ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, और अपने लहजे को स्थिर और पेशेवर बनाए रखने की पूरी कोशिश की। ऊपर से तो वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन पूरी तरह उथल पुथल में था। एक सुरक्षा गार्ड के पास बेंटले कार है, और कोई साधारण बेंटले नहीं, बल्कि दुर्लभ जीटी लिमिटेड एडिशन। क्या ये धनवानों का कोई संग की शौक था, मजे के लिए सुरक्षा गार्ड बनना? यह विचार बेतुका था, फिर भी वास्तविकता निर्विवाद थी। ठीक उसके सामने एक साधारण सुरक्षा वर्दी पहने हुए व्यक्ति, जो बूथ के अंदर अपने फोन पर आराम से बीजीएमआई खेल रहा था, इस करोड़ों डॉलर की लग्जरी कार का असली मालिक था। ठीक है, मैं समझ गया। जब ये तैयार हो जाए तो मुझे फोन कर देना, एल्विश ने लापरवाही से जवाब दिया और हाथ हिलाया जैसे कि यह मामला मामूली हो। बिल्कुल, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें, महोदय। बिक्री के बाद सेवा देने वाले प्रतिनिधि ने आदरपूर्वक अपना बिजनेस कार्ड दिया, विनम्रता से सिर हिलाया और फिर अनसुलझे सवालों से भरा मन लिए जल्दी से चले गए। इसी बीच एल्विश टेक पार्क के सुरक्षा बूथ में अपना गेम खेलता रहा। कभी कभी बीजीएमआई वाकई जादुई होता है। जब आप बेहतरीन फॉर्म में होते हैं तो स्क्रीन पर जबरदस्त स्क्वाड फाइट्स, कंपाउंड्स पर धावा बोलना, दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसना और नजदीकी रेंज में भयंकर बंदूक की लड़ाई जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं तो आप आसानी से मैच खत्म कर लेते हैं, एयर ड्रॉप से सामान लूट लेते हैं और बिना ज्यादा मेहनत किए चिकन डिनर जीत लेते हैं। आज की ही तरह उन्होंने लगातार 5 मैच खेले और सभी में पहली रैंक पर जीत हासिल की। खेल से थककर उसने कुछ देर के लिए खेल छोड़ दिया। आज काम बहुत उबाऊ है। मेरा इरादा बिक्री के बाद वाले कर्मचारी से बात करने का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी चला जाएगा।
छोड़ो इसे, चलो पहले कार ऐप खोलकर कुछ कारें देख लेते हैं जिन्हें हम खरीदना चाहते हैं। एल्विश ने अपनी पीठ सीधी की और अपने फ़ोन में कार शॉप का इंटरफेस खोला। बेंटले को मरम्मत के लिए 1 घंटे से अधिक समय से टो करके ले जाया जा रहा था। अगले 3 घंटों में उसकी शिफ्ट भी बदल जाएगी। उसे अब वाकई एक और कार की जरूरत है। और उसने सोचा कि आज एक खरीदने का बुरा समय नहीं है। वैसे विला में 1 दर्जन से अधिक पार्किंग स्थल थे। इन्हें खाली छोड़ना संसाधनों की बर्बादी होगी। उन्हें कारों से भर देना और हर दिन एक अलग कार चलाना कहीं बेहतर होगा। ये लैम्बोर्गिनी देखने में अच्छी लग रही है। फरारी भी काफी शानदार लग रही है। एस्टन मार्टिन भी बुरी नहीं है। बुगाटी वेरॉन बेहद दमदार दिखती है। छोड़ो इसे, भूल जाओ इसे, चुनना बहुत मुश्किल है। इस बार आखिरकार सभी को इकट्ठा कर लेना ही बेहतर होगा। पैसा खर्च करने के लिए ही तो होता है। वास्तव में पैसा खर्च करने की कोई सीमा नहीं थी और जितना अधिक वह खर्च करता था, समय के साथ उतना ही अधिक आनंद उसे मिलता था। फिलहाल विक्रम को सोने की पिछली 2 बोरियां बेचने के बाद उनके खाते में $2 अरब से अधिक की नकदी पड़ी हुई थी। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि उनकी पसंद की कुछ बेहतरीन सुपरकारों को कम से कम 1 महीने पहले ऑनलाइन प्री ऑर्डर करना पड़ता था। लागत का भुगतान करने के बाद विदेश स्थित कारखाना उन्हें कंटेनरों में भरकर यहां भेजता था, जिसमें समय लगता था। फिर भी फिलहाल उनके पास रोल्स रॉयस या पोर्श पनामेरा जैसी कई अन्य कारें थीं जिन्हें वे तुरंत खरीद सकते थे। जब तक वह कोई बेहद दुर्लभ सुपरकार न हो, तब तक आप पर्याप्त नकदी देकर उसे शोरूम से खरीद सकते थे। फिलहाल लो प्रोफाइल बनाए रखना और पोर्श लेना बेहतर है। रोल्स रॉयस शायद अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होगी। भले ही आपको सड़क पर ऐसी कई गाड़ियां दिखें, लेकिन जिनके बैंक खाते में 10 लाख से कम पैसे हों, उनके लिए इसे चलाना इतना आसान नहीं है। इसमें एक शानदार इंटीरियर, एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन, बेहद सटीक नक्काशी और राजमार्गों पर बेहतरीन हैंडलिंग है। यह आपकी इच्छानुसार जितनी तेज गति से और जहां आप चाहें वहां जा सकता है। उन्हें वह समय याद आया जब उन्होंने ऋषि की पोर्श पनामेरा चलाई थी और उन्हें याद आया कि उन्हें उस कार को चलाने का अनुभव कितना पसंद था। इससे एक बेहद संतोषजनक अनुभूति होती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप अपने जीवन के शिखर पर खड़े हैं। पोर्श शोरूम में अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद लंच ब्रेक के दौरान एल्विश ने आज के काम से छुट्टी ली और जितनी जल्दी हो सके टैक्सी लेकर पोर्श डीलरशिप के लिए रवाना हो गया। मुंबई में ट्रैफिक बेहद खराब है। टैक्सी से निकटतम शोरूम तक पहुंचने में उसे लगभग 3 घंटे लग गए। टैक्सी में बैठे बैठे वह इतना ऊब गया कि उसने खुद को रोक नहीं पाया और फोन खोलकर थोड़ी देर के लिए कुछ गेम खेलने लगा। और जैसे ही वह शोरूम पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ, 20 साल की उम्र की एक युवा सेल्सवुमन ने विनम्र मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने प्रदर्शनी में लगी कारों का परिचय देना शुरू किया, जबकि शोरूम में ग्राहकों के लिए चाय की व्यवस्था की गई थी और यहां तक कि मुफ्त दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा था। कुछ देर घूमने के बाद एल्विश एक काले रंग की पोर्श पनामेरा एक्सक्लूसिव एक्सटेंडेड वर्जन के सामने रुका और लापरवाही से बोला, कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे चुनने का मन नहीं है, बस मुझे सारे विकल्प दे दो। उन्होंने एसयूवी के बजाय सेडान कार को चुना। एसयूवी की तुलना में उन्हें सेडान कारें अधिक पसंद थीं क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि कार का सही रूप सेडान ही है। वहीं दूसरी ओर एसयूवी गाड़ियां भारी भरकम और बड़ी लगती थीं, जिनकी उन्हें वास्तव में उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं थी। विक्रेता महिला एक पल के लिए रुक गई और मानो अपने कानों पर विश्वास न कर पाने की स्थिति में फिर से पुष्टि करते हुए बोली, सर क्या आपका वास्तव में मतलब पूर्ण कॉन्फ़िगरेशन से है? मैंने अभी आपके लिए इसकी गणना की है और सभी सुविधाओं को अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के साथ साथ वर्तमान में लगने वाले खरीद कर और विलासिता कर को मिलाकर कुल राशि 4.8 मिलियन होगी। क्या आपको मेरे द्वारा आपके लिए ऋण सेवा की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति इतना निर्णायक होगा, बिना किसी झिझक के सीधे पैनामेरा के शीर्ष संस्करण को चुन लेगा। ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस कार्ड स्वाइप करें, पूरा भुगतान हो जाएगा, एल्विश ने शांत भाव से अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालते हुए कहा। विक्रेता की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाई दिए। वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सकी क्योंकि आखिरकार उसे इस ग्राहक द्वारा की जाने वाली कुल खरीदारी का 1% मिलने वाला था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। उसने खुशी से कांपते दोनों हाथों से कार्ड लिया और विनम्रता से जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी कागजी कार्रवाई तैयार करवा देती हूँ, महोदय। बाकी की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो गई। अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, काउंटर पर कार्ड स्वाइप करना, बीमा खरीदना, लाइसेंस प्लेट नंबर चुनना और अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करना, ये सब काम 1 घंटे के भीतर पूरा हो जाता है। और जल्द ही एल्विश एकदम नई पैनामेरा को शोरूम से बाहर चला रहा था। उसके जाने से पहले सेल्सवुमन ने चुपके से अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर उसे भेज दिया, लेकिन एल्विश ने बिना किसी झिझक के उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किए जाने के बाद सेल्सवुमन केवल अजीब सी मुस्कान बिखेर कर दरवाजे की ओर हाथ हिला सकी। उसने मन ही मन आह भरी कि यह कितना दुखद है क्योंकि उसने सोचा था कि यह सुंदर और दृढ़ निश्चयी खरीदार किसी अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी।
पोर्श शोरूम से निकलने के बाद एल्विश ने दक्षिण मुंबई में एक इतालवी रेस्तरां में रात के खाने के लिए जाने का फैसला किया। ये रेस्टोरेंट मुंबई विश्वविद्यालय के पास स्थित था और जब एल्विश छात्र था तो वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आता था। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। पास्ता और पिज्जा का स्वाद इतना प्रामाणिक है कि लोगों को रोम की याद आ जाती है। वह कई सालों से यहाँ नहीं आया था और आज रात अचानक उसे पुरानी यादें सताने लगीं और वह उन पुरानी यादों को फिर से जीना चाहता था। अपनी नई पैनामेरा कार को बाहर पार्क करने के बाद वह सामने के दरवाजे से अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसने रेस्तरां में किसी परिचित व्यक्ति को देखा। इट वॉज प्रोफेसर शागुफ्ता। वह उनके बैच के 4 वर्षों तक उनकी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम समन्वयक थी। वह एक ऐसी महिला थी जो अपनी क्षमता, उत्साह, हंसमुख स्वभाव और मजबूत पेशेवर कौशल के लिए जानी जाती थी, जिसके कारण परिसर में शिक्षकों और छात्रों दोनों के बीच उनका समान रूप से सम्मान था। उन्हें दूर से ही देखकर प्रोफेसर शगुफ्ता तुरंत तेजी से कदमों से अंदर आई और उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। एल्विश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यही मुलाकात होगी, क्या संयोग है। उसने गंभीरता से अपनी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी निगाहों में कुछ असामान्य सा भाव था। क्या हुआ? एल्विश ने थोड़ा सतर्क होकर पूछा। प्रोफेसर शगुफ्ता मुस्कुराई और बोली, कुछ खास नहीं, बस बात यह है कि मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा है। अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति को देख रही हूँ। तुम पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे समाज में कदम रखने और उसकी कठोरता को देखने के बाद तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो। सच कह रही हूँ एल्विश, अगर तुम्हारे अंदर विश्वविद्यालय में पढ़ते समय इस तरह का थोड़ा सा भी आकर्षण होता तो शायद मैं तुमसे रिश्ता बनाने की कोशिश भी करती। अरे अब तो बस करो महोदया, इस बारे में मजाक मत करो, मैं पहले से ज्यादा अलग नहीं हूँ। एल्विश को बातचीत की दिशा को लेकर थोड़ी असहजता महसूस हुई और उसने सहजता से जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मन ही मन वह शिकायत कर रहा था। महोदया, कृपया मेरे जीवन के साथ इस तरह का मजाक न करें। आपकी उम्र 30 से ज्यादा है और अगर आप अभी मेरा पीछा करना शुरू कर दें तो मैं इसे कैसे संभालूंगी। उसने झट से बातचीत का रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताओ, मुझ में वास्तव में क्या बदलाव आया है। प्रोफेसर शगुफ्ता ने गंभीरता से सोचा और कहा, तुम अब भी पहले की तरह ही आकर्षक हो, इसमें कोई शक नहीं, आखिरकार तुम अपने बैच के छात्रों में सबसे आकर्षक लड़कों में से एक हो। लेकिन अब आपका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। कॉलेज के दिनों की तुलना में अब आप कहीं अधिक आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ व्यवहार करते हैं। यह एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ अनुभव से आती है और सच कहूं तो यह मुझे भी आकर्षित करती है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों की तो बात ही छोड़ो। यहाँ तक कि मुझ जैसा व्यक्ति भी, जो पहले आपको सिर्फ एक विद्यार्थी मानता था, अब आपके बगल में खड़े होकर थोड़ा असहज महसूस करता है। एल्विश, उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब सही और गलत के इस क्षेत्र को छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अगर यह हंसमुख प्रोफेसर अचानक उस पर डोरे डालने का फैसला करता है तो चीजें इतनी जटिल हो जाएंगी कि बाद में उनका समाधान करना बहुत मुश्किल होगा। खतरे को भांपते हुए एल्विश भागने का बहाना ढूंढने ही वाला था, लेकिन प्रोफेसर शगुफ्ता ने उसके इन छोटे मोटे विचारों को भांप लिया। उसने लापरवाही से आह भरते हुए अपना हाथ हिलाया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। मैंने तो पहले बस तुम्हें चिढ़ाया था। अरे यार, क्या एक लड़की को थोड़ा मजा करने का हक नहीं है। वैसे मेरे पास आपको बताने के लिए वाकई कुछ अच्छी बात है। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे रेस्तरां के कोने के पास एक मेज की ओर ले गई। आइए पहले यहाँ बैठिए, फिर हम खाते हुए बातें करेंगे। एल्विश असहाय होकर बैठ गया, हालांकि वह अब भी सतर्क था। क्या अच्छी खबर है। मुझे नहीं पता कि वो आखिर क्या साजिश रच रही है। हालांकि मैं जानती हूँ कि उसका इरादा कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि मैं उसके स्वभाव को जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज का दिन मेरे लिए एक और व्यस्त दिन होने वाला है। उसके सवाल पर पहले तो वह खिलखिलाकर हंसी, फिर बोली, हे, जिस तरह से आप अभी भी अकेले रेस्टोरेंट में घूमने का समय निकाल रहे हैं, उससे मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आप अभी भी अविवाहित हैं। क्या मैं सही हूँ? नहीं। एल्विश उसे लगातार घूरता रहता है, ये समझने में असमर्थ कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप अविवाहित हैं, इसलिए आश्चर्य की बात है, बेशक ये तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट है, मूर्ख। और वो भी बढ़िया, कैसे? क्या आप इससे खुश नहीं हैं? 2 अजनबियों की मुलाकात, एक अच्छा वाला, मैं जानता था। हे भगवान, बस अब सब कुछ ठीक से हो जाए। अगर उसे पता होता कि किस्मत ने आज उसके लिए एक और ब्लाइंड डेट का इंतजाम कर दिया है तो शायद वह इस रेस्टोरेंट में नहीं आता। अब एल्विश के पास बस यही चारा है कि वह आज की अपनी अचानक आई सनक के बारे में शिकायत करे कि आज उसे पुरानी यादें क्यों सता रही हैं। क्या घर पर रहकर टीवी देखना अच्छा नहीं है? क्यों? उसने हाथ उठाकर शौचालय की ओर इशारा किया। मेरी एक करीबी दोस्त है जो हाल ही में विदेश से आई है, वह थोड़ी देर में शौचालय से बाहर आ रही है, थोड़ा इंतजार करो। वैसे उसका नाम कैथरीन है। कुछ देर बाद सफेद शर्ट और सादी पेंसिल स्कर्ट पहने एक युवती शौचालय से बाहर निकली और अपने हाथ पोंछ रही थी।
मिस शगुफ्ता ने हंसमुख अंदाज में परिचय देते हुए आगे कहा, वह मेरी पुरानी दोस्त है, एल्विश। वह हर तरह से बहुत सक्षम है, जीवन शैली को संभालने में बहुत भरोसेमंद है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी तुम्हारे लिए अविवाहित है। आप दोनों को कम से कम एक दूसरे को जान लेना चाहिए और इसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से यह एक बहुत अच्छा मेल होगा। ये सुनकर एल्विश की भौहें तन गईं। वह अब और किसी भी तरह की ब्लाइंड डेट्स में शामिल नहीं होना चाहता था। उनकी मकान मालकिन श्रीमती लता द्वारा आयोजित आखिरी मुलाकात ने उस समय तक ब्लाइंड डेट्स के बारे में उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। अब उसे ब्लाइंड डेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन प्रोफेसर उस तरह की महिला थी जो हमेशा बेफिक्र और सीधी सादी दिखती थी, और अगर वह उन्हें कोई ठोस कारण नहीं देते तो वह उनकी बात नहीं सुनती थी। तो इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वह कैथरीन को एक तरफ खींचकर उन दोनों का परिचय शुरू कर चुकी थी। कैथरीन, यह एल्विश है। हमारे विश्वविद्यालय के दिनों में वह आप सभी के जान पहचान वालों का चहेता था। उस समय कई लड़कियां उस पर चुपके से फिदा थीं, लेकिन वह हमेशा उन्हें मना कर देता था। साथ ही वह अपने करियर को लेकर बहुत ही केंद्रित है। अगर मैं उसे बेहतर तरीके से नहीं जानती तो मुझे लगता कि वह शायद उस तरफ जा रहा होगा। और एल्विश, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, ये कैथरीन है। वह अभी विदेश में पढ़ाई करके लौटी है। उसने विदेश में ही स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जो आपकी उपलब्धियों से कम प्रशंसनीय नहीं है, एल्विश। कैथरीन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उनसे कहा। रूप रंग के मामले में वह मिस शगुफ्ता के लगभग बराबर थीं। अगर किसी को तुलना करनी हो तो 100 में से 60 से 70 अंक मिलेंगे। वह बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी अच्छी है। एल्विश को देखकर कैथरीन की आंखें चमक उठीं और वह उसमें गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए आगे की ओर झुक गई। हाय एल्विश, आप आमतौर पर अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? एल्विश ने ईमानदारी से जवाब दिया। संगीत सुनना, कभी कभी बोर होने पर गेम खेलना। ओह, गेमिंग, क्या आप गोल्फ भी खेलते हैं? सच में नहीं, मैंने असल में कभी कोशिश नहीं की, लेकिन फिल्मों में बहुत देखा है। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे बरकरार रखा और जल्दी से विषय को दूसरे विषय पर मोड़ दिया। तो यकीनन आपकी जीवन शैली काफी व्यस्त होगी, है ना? हमेशा ग्राहकों और बैठकों के लिए बाहर रहते हो। एल्विश ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घुमा फिराकर सवाल क्यों पूछ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को सरल रखना पसंद करता हूँ। न तो कोई मीटिंग होती है और न ही कोई क्लाइंट। वह उलझन में दिखी, फिर उसने दोबारा पूछा, आपकी कार की क्या स्थिति है? शहर में पार्किंग करना बहुत झंझट भरा होगा, पार्किंग का किराया बहुत ज्यादा होगा, है ना? किसी पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक विला है और उसके साथ एक पार्किंग की जगह भी मिली है। मुझे दूसरी पार्किंग की जगह पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने जवाब संक्षिप्त रखे, लेकिन मन ही मन वे असमंजस में थे। वो इतनी जल्दी ये सारी निजी जानकारी क्यों पूछ रही है? क्या वो कोई रिपोर्टर है? आखिर हम तो अभी अभी मिले हैं। और इसी तरह कैथरीन ने एक एक करके सवाल पूछना जारी रखा, जिनमें से सभी सवाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पृष्ठभूमि के बारे में थे। जैसे जैसे एल्विश के मुंह से सवालों के जवाब एक एक करके निकलते गए, कैथरीन की उत्सुकता काफी हद तक कम होने लगी। विदेश से लौटी वह जीवंत और उत्साही युवती पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गई, मानो उसने अपना लिंग ही बदल लिया हो। चमकदार जिज्ञासा से न्यूनतम शिष्टाचार तक का परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। करीब झुकने से लेकर हाथ बांधकर पीछे बैठने तक, बिना प्रतिक्रिया देने का कोई समय दिए। एल्विश उसकी शख्सियत में आए अचानक बदलाव को देखकर चौंक गया। वह पूरी तरह से हैरान रह गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मुझसे कुछ छूट गया? ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो। कैथरीन ने बोलना शुरू किया। उसका लहजा अचानक तीखा हो गया। मैं वर्षों से विदेश में रह रही हूँ, इसलिए मुझे विदेशी जीवन की आदत है। अपने पुराने देश में वापस आकर मुझे तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। उसकी दोस्ताना गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडे और अधिक श्रेष्ठतापूर्ण रवैये में बदल गई। बीच बीच में कुछ फ्रांसीसी वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए उसने अपनी ठुड्डी को गर्व से ऊपर उठाते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की बहुत सी बातें और विचार पुराने हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे टैटू या नेल आर्ट को ही ले लीजिए। जब भी मैं सड़क पर निकलती हूँ तो लोग मेरे टैटू और नेल आर्ट को घूरते रहते हैं और मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं। किसी को क्यों जज करना चाहिए? हर किसी को अपनी जीवन शैली चुनने का अधिकार होना चाहिए। एल्विश चुप रहा। और वैसे भी इससे मेरा क्या लेना देना है? मैंने आपके टैटू या आपके तथाकथित नेल आर्ट के आधार पर आपकी आलोचना नहीं की, है ना? अफसोस की बात है कि वह उसके मन के विचार नहीं सुन सकती थी, इसलिए वह उसके और करीब झुक गई, थोड़ा सा अपना क्लीवेज और मुख्य रूप से अपना टैटू दिखाते हुए, मानो दिखावा कर रही हो। देखो, मेरे पास यहाँ एक गुलाब का टैटू है। इसे बनवाने में उस समय बहुत दर्द हुआ था। उसने हल्के से अपनी कनपटी को छुआ।
और तुम्हारे विपरीत, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है, और सिर्फ गली मोहल्ले का क्रिकेट या तुम्हारे शहर के स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं। मुझे ऐसे खेल पसंद हैं जो हम जैसे अमीर लोग खेलना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि गोल्फ खेलने में कितना खर्च आता है और इसे बनाए रखने में कितना खर्च आता है? गोल्फ के अलावा, मुझे स्कीइंग करना भी एक शौक के रूप में पसंद है। क्या आपको पता है कि स्की ट्रिप पर कितना खर्च होता है? हजारों, कभी कभी तो दसियों हजार डॉलर तक। हर कोई अपने जीवन काल में भी सिर्फ मनोरंजन के लिए इतना खर्च नहीं कर सकता। एल्विश अपने मन में चुपचाप सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। और ये रही मेरी ब्लाइंड डेट्स के लिए एक और पैसे के पीछे भागने वाली लड़की। अब तो मुझे और आश्चर्य नहीं हो सकता। बिना किसी के पूछे वह लगातार अपने बारे में ही बोलती रही, अपनी खुद की तारीफ करने का एक सच्चा उदाहरण। उसके शब्दों में इस तरह का घमंड भरा हुआ था जिससे माहौल उदास हो गया। उनके बीच तनाव बढ़ता देख प्रोफेसर शगुफ्ता समझ गई थी कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द स्थिति को नहीं संभाला तो ये ब्लाइंड डेट निश्चित रूप से बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। उसने जल्दी से जबरदस्ती हंसने की कोशिश की और उन दोनों के बीच मामले को सुलझाने की कोशिश की। ठीक है, चलो इन सब बातों के बारे में यहाँ बात नहीं करते हैं। आपको अपने आसपास देखना चाहिए। चलिए इस इतालवी कैफे को देखते हैं। ये यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का स्वाद बहुत ही प्रामाणिक है। चलिए पहले मेनू देख लेते हैं और कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। कैथरीन। उसने मेनू को कैथरीन के हाथों में थमा दिया, लेकिन कैथरीन ने उसे अपने हाथ में भी नहीं लिया। इसके बजाय उसने उस जगह पर ही भौहें चढ़ा दी, मानो वह उसका मजाक उड़ा रही हो। क्या आप इसे ही इटालियन रेस्टोरेंट कहते हैं? क्या आपने सच में देखा कि यहाँ का डेकोरेशन कितना साधारण है? मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ की रसोई मेरे खाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वच्छ भी है। आपको पता है, विदेशों में मानक भारत की तुलना में कहीं अधिक सख्त हैं। यहाँ मैंने उनकी स्वच्छता के बारे में कुछ डरावनी कहानियां सुनी हैं। ये सुनकर एल्विश के होंठ फड़क उठे। मुझे लगा कि वह विदेश से लौटी एक प्रतिभाशाली महिला है जो अपने देश प्रेम के कारण वापस आई है। पता चला कि वह सिर्फ एक विदेशी लड़की है जिसका दिमाग बहला फुसलाकर उसे किसी पर मोहित कर दिया गया है। अब तो शगुफ्ता भी शर्मिंदा नजर आ रही थी। उन्हें एल्विश से शगुफ्ता का परिचय कराने पर पछतावा हो रहा था। उसने अपनी दोस्त को शांत करने के लिए उसे फिर से धक्का देने की कोशिश की। कैथरीन, बस करो, अब हमारे लिए कुछ खाने का ऑर्डर दे दो प्लीज। लेकिन कैथरीन ने हाथ हिलाकर दूर खड़े वेटर को आवाज दी। माफ कीजिए, क्या आप मेरे लिए एक कैपुचिनो ला सकते हैं? वेटर ने उसे खाली निगाहों से देखा। ओह, माफ कीजिए महोदया, हम यहाँ कॉफी नहीं परोसते, केवल चाय ही मिलती है। उस बयान को सुनकर कैथरीन की भौहें अविश्वास से ऊपर उठ गईं। क्या विदेश में हर इतालवी कैफे लोगों को कॉफी परोसता है? यहाँ क्यों नहीं? एल्विश, प्रोफ. शागुफ्ता, वे दोनों उसे देखकर अवाक रह गए। क्या आपको यकीन है कि आप झगड़े के लिए बहाने नहीं बना रहे हैं? इस बीच प्रोफेसर शगुफ्ता के विचार इस प्रकार हैं। विदेश से लौटने के बाद उसका व्यक्तित्व इतना कैसे बदल गया? वह अपनी दोस्त को पहचान ही नहीं पा रही थी। आखिरकार, ये जानते हुए कि अब ब्लाइंड डेट जारी नहीं रह सकती, उसने उनसे विदा ली। शर्म से उसके गाल लाल हो गए, लेकिन वह जल्दी से खुद के लिए कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए फ्रंट डेस्क की ओर भागी। इसी बीच एल्विश अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसके नाटकीय अभिनय से पूरी तरह से आनंदित हो रहा था। अभी जाने की बात भूल जाओ, ये तो स्टैंड अप कॉमेडी शो से भी बेहतर है। शहर के सबसे बेहतरीन लाइव कॉमेडी शो के लिए सबसे आगे की पंक्ति का एक मुफ्त टिकट यहाँ उपलब्ध है। एल्विश के सामने बैठी कैथरीन ने कमरे के बदलते माहौल पर ध्यान नहीं दिया और अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ विषय बदल दिया। मैंने शगुफ्ता से सुना है कि तुमने कहीं काम करना शुरू कर दिया है और तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है। तो आप अभी कहाँ कार्यरत हैं? आप वास्तव में क्या करते हैं? एल्विश ने ईमानदारी से जवाब दिया, उसका लहजा सहज था। मुझे किसी भी तरह की कॉर्पोरेट नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं फिलहाल एक साधारण सी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए आराम से जीवन जीने के लिए वेतन काफ़ी है, सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर मुझे इसकी कमियां बतानी हो तो वो ये है कि हर दिन एक ही काम करना थोड़ा उबाऊ है। कैथरीन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी और वह आगे की ओर झुक गई। खैर, मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर दो लोग साथ रहते हैं और काम करते हैं, तो पुरुष की आमदनी महिला की आमदनी से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। वरना फिर इसका क्या मतलब? कोई महिला अपने साथी की वजह से अपना रहन सहन कम नहीं करना चाहेगी। एल्विश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कहानी जिस दिशा में जा रही थी उसे देखकर उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। वाह, ये तो कमाल है। ये मुझे खूब मनोरंजन दे रही है। चलो, अपना प्रदर्शन जारी रखो, अभी मत रुको। कैथरीन ने बड़े सलीके से अपने पैर क्रॉस किए और आगे बढ़ गई। तो आप असल में क्या करते हैं? सुरक्षा गार्ड, एल्विश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। उसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या? हाँ, आपने सही सुना, मैं सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हूं, उसने शांत भाव से दोहराया।
कैथरीन अब और खुद को रोक नहीं सकी। उस समय उनके शांत चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया, उनके चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास झलक रहा था। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? शगुफ्ता ने मुझे बताया कि आपने राज्य के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करके स्नातक की उपाधि हासिल की है। ऐसी योग्यताओं और प्रमाण पत्रों के साथ आपको कहीं भी एक बेहतरीन नौकरी मिल सकती थी। कम से कम मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है, और अगर नहीं भी मिलती है तो निश्चित रूप से आप कम से कम एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी से कहीं बेहतर नौकरी तो पा ही सकते हैं, है ना? लेकिन उन सैकड़ों विकल्पों के बावजूद आपने सुरक्षा गार्ड बनना ही चुना। क्या तुम्हारे सिर पर गधे ने लात मारी थी या क्या हुआ था? पहले उसमें जो भी संयम था वह अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके अतीत के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद वह अब अपने स्तर को और नीचे नहीं गिराएगी और खुद को गरिमापूर्ण दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, कम से कम उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। अब जब उसे लगा कि उसका पलड़ा भारी है तो उसका श्रेष्ठता बोध एक बार फिर पूरी ताकत से सामने आ गया। वह आलस से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी, मानो वह आखिरकार एल्विश की असली स्थिति देख रही हो। वहीं एल्विश उसकी घटिया नौटंकी देखकर लगभग हंसते हंसते मर ही गया। सचमुच ऑस्कर जीतने लायक प्रदर्शन। मैं पिछले साल ही विदेश में विज्ञान की पढ़ाई करके लौटा हूँ और मुझे एक मशहूर कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई है, जिसमें $20,000 प्रति माह तक का वेतन, सभी लाभ और साल के अंत में बोनस भी शामिल हैं। कैथरीन ने अपनी आंखों में खुलेआम तिरस्कार का भाव लिए एल्विश की ओर देखा। शायद आप सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर $1,000 भी नहीं कमाते होंगे, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कंपनी आपके बीमा या पेंशन का खर्च भी नहीं उठाती होगी। क्या मैं कहीं गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, एल्विश ने अपनी आवाज में स्पष्ट विनम्रता के साथ धीरे से जवाब दिया। बेशक, लगभग 20,000 प्रति माह, इतनी रकम के बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते, उसने गर्व से दोहराया। एल्विश ने सिर्फ ओह कहा, फिर अपने फोन पर बैलेंस देखने के लिए नीचे देखा। पोर्श कार खरीदने के बाद भी उनके बैंक में $1.5 अरब पड़े हुए थे, और अगर मैं उन्हें एक साथ इतनी बड़ी रकम दिखा दूं, तो मुझे यकीन है कि सदमे से उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ जाएगा। कैथरीन ने आगे कहा, मेरी वर्तमान स्थिति से मेरे करियर में विकास की बहुत गुंजाइश है। मैं अभी $20,000 से अधिक कमाता हूं, लेकिन भविष्य में यह आसानी से $30,000 या $40,000 तक पहुंच सकता है। मेरी वर्तमान प्रारंभिक वेतन ही आपके करियर का अंतिम बिंदु है। एल्विश को उसकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह उसके काम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया और खुद को रोक नहीं पाया, और उसने पूछा, आप असल में किस तरह का काम करती हैं? मैं अपने बॉस की सचिव हूं, आप जानते हैं। उसके शब्दों के चुनाव पर एल्विश ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। क्या मैं सही सोच रहा हूं? जैसा कि उम्मीद थी, उसने एक पल भी संकोच नहीं किया और अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके फिर से कहा, मैं अपने बॉस की निजी सचिव हूं। उसने जानबूझकर निजी शब्द पर जोर देते हुए स्पष्ट किया, मानो ये जता रही हो कि उसके और उसके बॉस के बीच कामकाजी रिश्ते से कहीं अधिक गहरा संबंध है। और मैं आपको बता दूं, मेरे बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे श्री राघवन हैं, जो मुंबई शहर की चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपकरण बनाने वाली राष्ट्रीय कंपनी के प्रमुख हैं। अगर आपको उन्हें शब्दों में बयान करना हो, तो वे 40 वर्ष के आसपास के हैं और अपने शांत और आकर्षक स्वभाव के कारण बहुत पहले ही सफल हो चुके हैं। उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर है। हालांकि वह तलाकशुदा प्रतीत होता है, लेकिन उसने अब तक अपनी बड़ी पत्नी के प्रति कभी बेवफाई नहीं की है। जब उन्होंने श्री राघवन के बारे में बात की तो उनकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उसने एल्विश की ओर तिरछी नजर डाली, मानो कह रही हो, देखो, मैं साल भर किस तरह के आदमी के साथ रहता हूं, और तुम तो बस एक मामूली पहरेदार हो। यह अंतर उतना ही बड़ा है जितना सूरज और चांद के बीच का अंतर। मिस्टर राघवन, एल्विश को लगभग उसी क्षण उस पर हंसी आ गई। जब वो रिया को डेट कर रहा था, तब क्या रिया का सरनेम भी राघवन नहीं था? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जिस आदमी का जिक्र कैथरीन कर रही है, वो रिया का पिता है? तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि उसने अपने बॉस के बारे में एक बात तो सही कही थी, गंजे और अधेड़ उम्र के लोगों में एक खास तरह की शांति होती है। लेकिन इससे भी बढ़कर एल्विश ने इस बात पर ध्यान दिया कि यह महिला अटूट आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करती थी, मानो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के करीब होने से वह स्वयं भी शक्तिशाली बन जाती हो। वह हल्के से मुस्कुराते हुए मजाक में आगे बोला, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम गलती से अपने ही बॉस को बहकाने की कोशिश कर रही हो? क्या आप जीवन भर उसके साथ रहना चाहती हैं? क्या आप निश्चित हैं? अरे, मैं इसे इस तरह नहीं कहूंगी, कैथरीन ने उसके सीधे साधे जवाब पर चौंकते हुए विरोध किया। वह कोई आम बॉस नहीं है जो अपनी पदवी का दुरुपयोग करके मुझे परेशान न करे। वह मुझसे बिल्कुल अलग है, आप जानते हैं। उसने एल्विश को आत्मसंतुष्ट भाव से देखा, मानो वह किसी विशेष प्रकाश की रोशनी में हो। एल्विश मजे से पीछे झुक गया। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए उसमें क्या खास बात है? कंपनी में मैं ही वह एकमात्र व्यक्ति हूं जिस पर वह वास्तव में सबसे ज्यादा भरोसा करता है।
आप जानते हैं, मैं उनके परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ। उनकी बेटी, रिया राघवन, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वह कितनी खूबसूरत हैं। उनका चेहरा बेहद आकर्षक है और उनका फिगर भी कमाल का है। उनकी शालीनता तो ऐसी है कि मैंने अब तक जितनी भी मशहूर हस्तियां देखी हैं, उनमें से अधिकांश से कहीं बेहतर हैं। उस परिचित नाम को सुनकर एल्विश के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। रिया राघवन, तो वास्तव में वह उसके पिता ही थे। पहली बार, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ स्वीकार किया, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपको मानना पड़ेगा कि वह अन्य मशहूर हस्तियों की तुलना में वाकई कुछ हद तक खूबसूरत हैं। इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे सहमत हो? कैथरीन ने उलझन भरे भाव और चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। आपने न तो मेरे बॉस को देखा है और न ही उनके परिवार को। तुम तो एक घटिया कंपनी में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। तुम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि वे कितने अमीर हैं। उनसे आमने सामने मिलने की तो बात ही छोड़ो। वह और करीब झुक गई, उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मैं आपको बता ही देती हूँ, मेरा अंतिम लक्ष्य श्रीमती राघवन बनना है। अगर मैं रिया राघवन की सौतेली माँ बन भी जाऊं, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उसे कभी भी आप जैसे किसी कंगाल और गरीब आदमी से शादी नहीं करने दूंगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को प्रदर्शित करने के बाद उसे संतुष्टि महसूस हुई और उसने मेज से अपना संतरे का रस उठाया और अपने चेहरे पर एक बड़ी आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कान के साथ एक छोटा सा घूंट लिया। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वह उसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और उसे ये भी लगा कि किसी सुरक्षा गार्ड को अपनी बात समझाना व्यर्थ ही होगा। लेकिन ठीक उसी समय जब वह उसे भगाने ही वाली थी, किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। उस दिन, रिया उसी मॉल में खरीदारी कर रही थी जो उसी इतालवी रेस्तरां के पास था जहां एल्विश मौजूद था। रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए, उसने लापरवाही से रेस्टोरेंट के अंदर झांका, और जब उसने एल्विश को वहां एक और लड़की के साथ बैठे देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत दरवाजा खोल दिया। कभी कभी, जीवन में सचमुच संयोग ही होते हैं, अन्यथा इतने बड़े शहर में आज उनके मिलने की क्या संभावना थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नज़र एल्विश पर पड़ी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह सचमुच ब्रदर एल्विश है। पहले उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन है। वाह, क्या संयोग है भाई एल्विश। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वे उत्साह से भरी हुई थीं, और बिना किसी झिझक के वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसने पहले उसका हाथ ऐसे पकड़ा मानो उस पर अपना पूरा अधिकार जता रही हो और उसके गाल पर एक जोरदार चुंबन दिया। भाई एल्विश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे, हा हा। रिया का खुला स्नेह, उसकी मनमोहक सुंदरता और बेदाग काया ने इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि यह महज एक सामान्य जान पहचान नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से कोई करीबी, घनिष्ठ व्यक्ति थी। बहुत संभव है कि वे प्रेमी प्रेमिका हों। ये बात कोई भी देख सकता है, खासकर कैथरीन, जो इस घटना को देखने तक अपनी संयमित मुद्रा बनाए हुए थी और इसे देखते ही वह वहीं जमसी गई। पल भर में, जिस दर्जे के बारे में उसने अभी अभिषेक ही मारी थी, वह उसकी आंखों के सामने ही धराशायी हो गया। किसकी प्रतीक्षा? ये लड़की कौन है? वह मेरे सामने ही एल्विश के साथ इतना स्नेह क्यों दिखा रही है? गुस्से से उसकी छाती अचानक कस गई। वह इसलिए नाराज नहीं थी क्योंकि वह एल्विश की परवाह करता है, बल्कि इसलिए कि कुछ ही क्षण पहले वह एल्विश का मजाक उड़ा रही थी और उसे एक बेकार, निराश व्यक्ति कह रही थी जो कभी अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन अब, पलक झपकते ही, वास्तविकता ने उसे करारा तमाचा मार दिया था। और थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह शर्म से जल उठी। जैसे ही वह उसका उपहास उड़ाने और उससे पूछने वाली थी कि आखिर वह कौन है, वह रुक गई जब उसने उसके चेहरे को और करीब से देखा। जब उसने आखिरकार उस चेहरे को पहचाना तो मानो उसकी धड़कनें रुक गईं। क्या सचमुच वो रिया है या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या वो रिया है? मिस राघवन, मिस राघवन। जैसे ही कैथरीन ने इसकी पुष्टि की, वह एकदम जम गई, उसकी आवाज अविश्वास से कांपने लगी। उसी क्षण, रिया को आखिरकार उसे देखने का मौका मिला और उसने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया, मानो वह भ्रमित दिख रही हो। और आप कौन हैं? ये सुनकर कैथरीन का चेहरा एक बार फिर सख्त हो गया। वह हमेशा श्री राघवन के साथ अपनी कथित घनिष्ठता का दिखावा करती रहती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि जब भी वह उनके घर जाती थी, तो वह केवल दस्तावेज देने या कार्यालय के छोटे मोटे काम निपटाने के लिए ही जाती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले उसने रिया के साथ एक औपचारिक नज़र से भी मुश्किल से ही बात की थी। फिर भी, तकनीकी रूप से तो उनकी मुलाकात हो ही गई थी। इतनी तो वह अपनी इज्जत बचा सकती थी। लगता है आपको मेरे पिताजी की सेक्रेटरी पसंद है ना? रिया ने थोड़ी उलझन भरी आवाज में उससे पूछा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं उनकी सचिव हूँ, मिस राघवन। कैथरीन ने शर्म से लाल होते गालों के साथ जल्दी से स्वीकार किया। यह विडंबना सचमुच असहनीय और कष्टदायक थी। कुछ ही मिनट पहले, वह एल्विश का मजाक उड़ा रही थी, ये कहते हुए कि रिया उसके लायक नहीं है, कि उसके जैसा कोई व्यक्ति कभी उसके साथ रहने का सपना भी नहीं देख सकता। और फिर भी, रिया एल्विश से लिपटी हुई थी, बिना किसी झिझक के उसके सामने उसे चूम रही थी। वे सिर्फ करीबी ही नहीं थे, बल्कि बेहद करीबी थे। वे सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, स्पष्ट रूप से वे दोस्तों से कहीं बढ़कर हैं।
उस क्षण कैथरीन की यही इच्छा थी कि धरती उसे वहीं के वहीं निगल ले। उसकी उंगलियां इतनी कसकर मुड़ी हुई थी कि उसे लगा कि वह फर्श में सीधा छेद कर देगी। ये सब क्या हो रहा है? ये किस तरह की विकृत वास्तविकता है? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मिस राघवन एक सुरक्षा गार्ड के साथ क्यों होंगी। वह श्री राघवन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अथक प्रयास कर रही थी, अपनी हर संभव कोशिश से उनका पीछा कर रही थी, लेकिन बदले में उसे केवल ठंडी उदासीनता ही मिली। इसी बीच उसकी आंखों का तारा बन चुकी बेटी उसी आदमी की बाहों में खुद को झोंक रही थी जिसे उसने अभी अभी ठुकराया था। ये कैसे उचित था? ये कैसे संभव हो पाया? उसका दिमाग चकनाचूर हो गया, उसका स्वाभिमान इसके बोझ तले चूर चूर हो गया। उसे लगभग अपने अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा। वहीं एल्विश ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने लापरवाही से रिया की ओर देखा, जो अभी भी अधिकारपूर्वक उसका हाथ पकड़े हुए थी, और हल्के से कहा, लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे अभी यह कहना होगा कि आपके पिता की सचिव बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसने बताया कि वह तुम्हारे पिता को अपने पक्ष में करने और जल्द ही तुम्हारी सौतेली मां बनने की योजना बना रही है। मैं नहीं हूं। मैंने नहीं। मुझे समझाने दीजिए। रुको, नहीं मिस राघवन, मेरा मतलब वो नहीं था।